वेलकम टू सीजी शिक्षा मैं डी सर। जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्लास 11th का सीजी बोर्ड का मैथमेटिक्स में हम लोग फंक्शन के बारे में देख रहे थे। बेसिकली मैं फंक्शन के चैप्टर में आप लोगों को बेसिकली फंडामेंटल नॉलेज को मैं प्रोवाइड कर चुका हूं आप लोगों को, जिसमें आप लोग वीडियो लेक्चर में आप लोग देख ही चुके होंगे कि वास्तव में जो फंक्शन होता है, फंक्शन से रिलेटेड आपका जो भी नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, रियल नंबर होता है, ये वास्तव में एक दूसरे से कैसा इफेक्टिव रहता है, ये एक दूसरे के पास कैसे बिलोंग करता है, इस चीज को आप लोग देख ही चुके हैं। क्लियर? तो वास्तव में जो फंक्शन होता है आपका, जो एफ होता है फंक्शन फलन जो होता है, वो नेचुरल नंबर से किस तरीके से बिलोंग करता है, आपका होल नंबर से किस तरीके से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से किस तरीके से करता है, रेशनल नंबर से किस तरीके से करता है, इरेशनल नंबर से किस तरीके से करता है। इसके बाद हम लोग देखे थे कि रियल नंबर में किस तरीके से करता है, और रेशनल नंबर के बाद आप लोगों को इरेशनल नंबर में किस तरीके से करता है, इस तरीके से हम लोग देखे थे। क्लियर? मौसम को देखते हुए चैप्टर ही बदल रहा है, शरीर भी बदल रहा है, सभी बदल रहा है। तो इस बेस पे हम लोग देखेंगे कि फंक्शन के चैप्टर में आप लोगों का नेचुरल नंबर किस प्रकार से रिलेटेड रहेगा, होल नंबर किस प्रकार से रिलेटेड रहेगा, और आपका रेशनल नंबर इरेशनल नंबर किस तरीके से रहेगा, जिसे बिलोंग्स टू के रूप में आप लोगों को दो चीज को बताया था मैं कि जो नेचुरल नंबर होता है आप लोगों का, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयुक्त करते हैं। बेसिकली आप लोगों को तो वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बता दिया, लेकिन उसका प्रीवियस नॉलेज को बताना हम लोगों को फर्ज है, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज को जितना बार हम लोग प्रोवाइड करेंगे आप लोगों के माइंड में उतना ही सेट होते जाएगा। जितना बार आप जिस को सोचते हो, जिस चीज में आप उतना ही गहराई, जितना आप ज्यादा डूबते जाओगे उतना गहराई में खोते जाओगे, जितना आप ज्यादा पढ़ोगे आपको डाउट उतना ज्यादा आएगा, आपको उतना ज्यादा नॉलेज मिलेगा। अगर नहीं पढ़ोगे मतलब आपके मन में वो ख्याल ही नहीं आएगा, आपके मन में डाउट ही नहीं आएगा, आपके मन में अध्यापन का कार्य जो है वो व्यवधान भी नहीं आएगा। क्लियर? इससे जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग बढ़ेगा, दिमाग भी विकसित होगा, क्वेश्चन भी आएंगे, डाउट भी आएंगे। क्लियर? इसलिए जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा गहराई में डूबोगे उतना ही मजा आएगा। क्लियर? इसलिए इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा एक्सरसाइज, इस चैप्टर का एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 को, जिसमें हम लोग संबंध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। जिसमें संबंध से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन किस प्रकार का है, इस क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करते चले जाएंगे। तो चलिए इसी के बेस पे हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए। क्लियर? नीचे दिए गए प्रत्येक संबंधों में प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण सहित बताइए कि क्या यह फलन है अथवा नहीं। अगर फलन है तो क्यों है, अगर फलन नहीं है तो क्यों है। भाई इस चीज को हमको क्लियर कट में बताना है। भाई अगर आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पर हैं तो क्यों हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, कारण पता होनी चाहिए। भाई जब तक कारण पता नहीं है तब तक मैथ्स सॉल्व नहीं होगा। मैथ्स में प्रूव करना ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। तो उसके लिए आपको सत्यता की आवश्यकता होती है, प्रमाण की आवश्यकता होती है। वास्तव में LHS है या RHS है, अगर दोनों हैं तो किस बेस पे है, स्टेटमेंट क्या है, उसके लिए इक्वेशन किस तरीके से आएगा, फंक्शन किस तरीके से मूवमेंट करेगा, अगर वह A से B में परिभाषित है तो वह किस तरीके से परिभाषित है, अगर A ही में परिभाषित है तो भाई A में क्यों परिभाषित है, अगर B में है तो B में ही क्यों परिभाषित है। इस तरीके से मन में आपके जितने भी डाउट क्लियर, जो भी सवाल चलते रहते हैं, उन सवालों को हम लोग एक एक करके डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इस बेस पे हम लोग नीचे दिए गए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण करेंगे। ठीक है? आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का हम लोगों को निरीक्षण करते हुए हमको प्रत्येक का कारण सहित बताना है कि यह फलन है अथवा नहीं। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग 1 बाय 1 करके चलते हैं। तो वहां पर आप लोगों को जब मैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जब प्रोवाइड किया था, वीडियो लेक्चर के माध्यम से जब फंडामेंटल नॉलेज को, तो उस बेस पे आप लोग ये चीज देखे थे। भाई क्या चीज देखे थे कि अगर नेचुरल नंबर पर वो बिलोंग करता है कि एफ इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मींस 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है? मतलब जितने भी पॉजिटिविटी नंबर रहते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर रहते हैं, वो नेचुरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। और अगर पॉजिटिव नंबर में अगर नेचुरल नंबर में अगर 0 को मैं इंक्लूड कर देता हूं तो हमको होल नंबर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो एफ है वो बिलोंग करेगा आपके W पर, मतलब होल नंबर पर। अगर हम लोगों के पास कलेक्शन आता है, अगर पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन आता है, पॉजिटिव नंबर का और नेगेटिव नंबर का, हमारे पास अगर कलेक्शन आता है पॉजिटिव नंबर का और नेगेटिव नंबर का और किसका, 0 का, अगर तीनों का हमारे पास कलेक्शन आता है, मींस पॉजिटिव का और नेगेटिव का और 0 का, तब हमको इंटीजर नंबर प्राप्त होता है, जिसको हम लोग I या Z के माध्यम से शो अप करते हैं। तो जब वहां पर जो फंक्शन होता है भाई, ए वो बिलोंग करता है आपके I पर और Z पर। बेसिक
बेसिक चीज को बताना हमारा कर्तव्य है। जितना ज्यादा बेस आपका तैयार रहेगा उतना ही नींव आपका मजबूत होगा, उतना ही आपकी बिल्डिंग बहुत डेवलप हो जाएगा। इसे जब नींव बनाते हैं तो देखना एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। 2 फीट नीचे जमीन के अंदर से हम खोदाई करते हैं, उसके बाद वहां से नींव रखा जाता है। क्योंकि अगर नींव हमारा मजबूत रहेगा तो हम फर्स्ट फ्लोर क्रिएट कर सकते हैं, देन सेकंड फ्लोर, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आगे। क्लियर? अगर हमारा नींव ही मजबूत नहीं रहेगा, मतलब हमारा बेस ही मजबूत नहीं रहेगा, हमारा बिल्डिंग गिरेगा। मतलब आप तो उसको जान जाओगे, बनाना सीख जाओगे भाई उस क्वेश्चन को, लेकिन कितना दिन तक बनाओगे इसका कोई फिक्स नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आप कब भूलोगे, कैसा भूलोगे, कहां पर डाउट आएगा, कहां पर आप फंसोगे। इसलिए आपके बेस को मजबूत कीजिए। अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आपका माइंड का डेवलपमेंट इतना हाई जाएगा जितना कि एफिल टावर की लंबाई लेंथ नहीं है, जितना कि आप लोगों का ताजमहल नहीं है। क्लियर? जितना कि आपकी कुतुब मीनार की लेंथ नहीं है, उतना आपका माइंड इतना डेवलप जाएगा कि आकाश तक, हमारा कद तो आकाश तक नहीं जाएगा, लेकिन हमारा हौसला इतना बड़ा है कि आकाश तक भी उसको छू सकता है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों को बेसिकली जो हमारा बेसिक फंडा है भाई, बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करना अत्यंत आवश्यक है। जितना आप बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करोगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा। तो मैथ्स में तो आप लोगों को बेसिकली जो फार्मूलास होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशन होते हैं, इन चीजों की जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। क्लियर? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एक्सरसाइज में क्यों नहीं है। देखो एक्सरसाइज में तो हम आकर के एक्सरसाइज पढ़ा देंगे, लेकिन वास्तव में जो एक टीचर का कर्तव्य होता है कि बच्चों को, स्टूडेंट को कैसा मोटिवेट करना है, कैसा मोटिव करके उनको मोटिवेट, डीमोटिवेट नहीं करना है, मोटिवेट करते हुए उनको किस तरीके से क्वेश्चन के बेस पे लाना है और उनको किस तरीके से आपके कोर्स को आगे ले जाना है। देखो अगर हम चाहते हैं तो 4 दिन में ही हम कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन ऐसा कोर्स का मतलब ही नहीं निकलेगा जब आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? एक टीचर का यह कर्तव्य होता है कि अगर वह टीचर 100% जानता है तो मतलब वह क्वेश्चन को इस तरीके से बताए कि उसके बच्चे को भी 100% आना चाहिए। अगर 99 बच्चे को आ रहा है, एक बच्चे को नहीं आया, मतलब उसका बताने का कोई सार्थक नहीं है। अगर आप में से, अगर 100 में से 100 बच्चा आपका समझ गया तभी बताने का यह सार्थक तत्व होता है। क्लियर? अगर आप भी 12th क्लास में अगर 90% आए हैं एज ए टीचर, अगर आप भी किसी दूसरे बच्चे को पढ़ा करके उतना परसेंट लाते हैं तो आपकी काबिलियत भी उतनी ही अच्छी रहेगी, उससे भी ज्यादा रहेगी। ठीक है? तो पढ़कर लाना और पढ़ाकर किसी दूसरे व्यक्ति को परसेंटेज लाना, ये बहुत, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्लियर? इसलिए पढ़ना बहुत आसान है लेकिन पढ़ाना बहुत ही दिक्कत है, और वो भी स्टूडेंट को। ठीक है? इसलिए स्टूडेंट को इस तरीके से पढ़ाइए, डीमोटिवेट मत होइए, मोटिवेट होकर के चलिए, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलिए। क्योंकि 12th का सिलेबस बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पहाड़ जैसे सर पे ये चढ़ाकर बैठे, ये भाई कितना बड़ा है, क्या करें, इतना बड़ा है, इतना बड़ा पेजेस है, क्या रामायण है, क्या महाभारत है, इस तरीके से नहीं। क्योंकि देखिए किसी भी शुरुआत होती है, जैसे बिल्डिंग रहता है, क्या यार इतना बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे, इतना बजट बनेगा, इतना खर्चा होगा। शुरुआत करते हैं एक ईंट के साथ, एक ईंट के साथ, 2 ईंट के साथ, 3, बढ़ते बढ़ते एक ट्राली, एक ट्रैक्टर होता है, 2 ट्रैक्टर, इस तरीके से बढ़ता है ना। उसके बाद बजट धीरे धीरे, उसी प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी प्रकार एक एक चैप्टर हम लोग क्लियर करते जाएंगे। एक एक चैप्टर में, एक एक चैप्टर के एक्सरसाइज में हम लोग कंटेंट को क्लियर करते जाएंगे। कब आपका 12th का मैथ्स खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप इतना पूरा कंटेंट पढ़ लेंगे कुछ ही दिनों में। ठीक है? नवंबर तक में आप लोगों का पूरा ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन क्लासेस लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना बड़ा कोर्स है, इतने कम दिनों में, वो भी वेल मेंटेन, वेल वीडियो, वेल रिकॉर्डेड, वेल लाइव क्लास के साथ कैसे मेंटेनेंस हो गया, इस तरीके से रहेगा। इसलिए धीरज के साथ, संयम के साथ चलिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग पढ़िए। डीमोटिवेट मत होइए कि इतना बड़ा सिलेबस है, मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, इस तरीके से आप लोग मत सोचिए। ठीक है? तो हम लोग इसको नीचे में एक एक करके हम लोग देखते हुए चलते हैं। हमारे सभी टीचर्स आप लोगों के लिए बहुत मेहनत ही कर रहे हैं, इसलिए सभी वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक एक करके देखते जाइए। ठीक है? जो भी अपने भी दोस्त, मित्र, सखी, यार दोस्त, सहेली लोग हैं अपने आसपास में, जिन्होंने अभी तक हमारे जो ऐप है, सीजी शिक्षा ऐप है, इसके बारे में बहुत लोगों को अभी भी अनजान है, बहुत लोगों को इनको बारे में पता नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम न्यूनतम शुल्क के साथ, मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ है। तो उनको बताइए, और इतना अगर कम शुल्क में इतना बड़ा नॉलेज दिया जा रहा है, इतना वीडियो रिकॉर्डेड क्लास पूरे पाठ्यक्रम का, कक्षा 6वीं से 12वीं तक हमारे पाठ्यक्रम का दिया जा रहा है, तो उनको बताइए, उनको भी लुत्फ उठाने के लिए बोलिए अपने। क्योंकि अक्सर ये मैं उन बच्चों को भी अभी बोलना चाह रहा हूँ,
स्पेशली शहरी बच्चों को तो बोल ही रहा हूँ, बाकी जो ग्रामीण स्तरीय में जितने भी बच्चे हैं जो अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को जो परचेस किए हैं, उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपने जो भी दोस्त तैयार हैं, अगर आप जिस स्कूल में भी पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जो भी सीजी बोर्ड के अंतर्गत, तो अपने दोस्तों को भी इस बात को शेयर कीजिए कि इतने कम शुल्क के साथ आप लोगों के वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसका लुत्फ आपके दोस्तों को भी उठाने के लिए दीजिए। क्योंकि अगर 500 रुपये में एक मंथ का फीस होता है आपका 500 रुपये, वो भी नॉर्मल जो ट्यूशन क्लासेस होता है वो भी एक सब्जेक्ट के लिए 1 महीने के लिए, लेकिन अगर उस 500 रुपये को हमारे सीजी शिक्षा में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आप लोग पूरे क्लास का, आपके जो भी फैमिली मेंबर्स आपके रिलेटिव हैं वो सब देख सकते हैं, आपके पूरे पाठ्यक्रम का फिजिक्स भी 500 रुपये में पूरा ऑल क्लास का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, इस तरीके से पूरा वीडियो आप लोगों को पूरे पाठ्यक्रम का मिल जाएगा ओनली 500 रुपीज़ में। क्लियर? वो भी मात्र सालाना 500 रुपये शुल्क के साथ। इसलिए अपने जो भी स्कूल में जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी भाई हैं, जो भी दीदी है, बहन है, उनको भी इस चीज़ को आप लोग बताते जाइए, क्योंकि बहुत ही कम शुल्क के साथ है। तो आप लोग तो फायदा उठा ही रहे हैं, दूसरे को भी मोटिवेट कीजिए, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए और हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही आप लोगों को बेनिफिट होगा, हम लोगों को बेनिफिट होगा। एक फैमिली की तरह हम लोग कार्य कर रहे हैं, आप लोग भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। हम लोग आपको ज़्यादा से कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आपके सारे डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। आने वाले समय में हम लोग आप लोगों के सारे डाउट को क्लियर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके आप लोगों को कम समय में आप लोगों के जो कोर्स है उसको हम लोग ऑलरेडी ज़्यादा कवर अप करेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग मुद्दे की बात पर, कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हमारा एक्सरसाइज है 3.1। नीचे दिए गए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण बताइए कि यह फलन है अथवा नहीं है। तो चलिए इसके लिए हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के बेस पे हम लोग देखते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन के बेस पे हम लोग देखते हैं, हमारे पास जो क्रमित युग्म है जो r इक्वल टू दिया गया है, इट्स गिवन दैट जो दिया गया है, आप लोग इसको दिया है बोल के भी लिख सकते हैं। हमारे पास r इक्वल टू दिया गया है, r इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट में 2,1 इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, नाउ सेकेंड हमारे पास दिया गया है 3,1, नाउ थर्ड 4,2 इस तरीके से दिया कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब क्रमित युग्म में हमारे पास देखिए 1 एक ऐसी चीज़ है जो दोनों चीज़ में आया गया है। देखिए यहाँ पर r इक्वल टू यहाँ पर 2 और 1, ठीक है, यहाँ पर भी है आपका 3 × 1, यहाँ पर देखिए 1 1 दोनों में आया है इस तरीके, मतलब अभी आपका रिपीट है इस तरीके से, और यहाँ भी आपका 2 है, यहाँ भी आपका 2 है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो आपका 1 है वो सेकेंड वाइफ के बिलोंग्स टू में है, वाइफ बिलोंग्स टू 1 में है यहाँ पर। ठीक है, इस कारण से यह फलन नहीं है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर क्रमित युग्म नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है। अगर ये सभी भिन्न भिन्न रहता तो ये आपका फलन होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्रमित युग्म नहीं है, इसलिए यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं है। जो क्रम से आता है वो आपका क्रमित युग्म होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरीके से। ठीक है, तो क्रमित युग्म के अंतर्गत में हम लोग ये देख लिए, तो पहला आप लोगों का ये आपका क्या बोलते हैं फलन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन वास्तव में क्या होता है, तो फलन के अंतर्गत जो भी आपका जो a से b के रूप में परिभाषित रहेगा, जो भी रियल नंबर के रूप में परिभाषित रहेगा, r बिलोंग्स टू किस पर कर रहा है, और n पर बिलोंग कर रहा है कि w पर बिलोंग कर रहा है, i पर बिलोंग कर रहा है कि z पर बिलोंग कर रहा है, कि आपका रेशनल नंबर q पर बिलोंग कर रहा है कि इरेशनल नंबर s पर बिलोंग कर रहा है कि रियल नंबर r पर बिलोंग कर रहा है। इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके कंटेंट के हिसाब से देखते जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है r इक्वल टू यहाँ पर दिया, देखिए नाउ सेकंड क्वेश्चन इज r इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 2,2, नाउ सेकंड 2,4, नाउ थर्ड 3,3, नाउ 4,4। क्लियर? तो चलिए यहाँ भी देखते हैं, दिया है हमारे पास दिया है कर्ली ब्रैकेट 2,2 2,4। क्लियर? एट फर्स्ट 2,2 2,4 2,2 2,4। क्लियर?
फर्स्ट हमें दिया है आपका 2,2 और 2,4। इसके बाद दिया है देखिए 3,3 और 4,4। क्लियर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखिए क्रमित युग्म के अंतर्गत जो रियल नंबर है इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्रमित युग्म के अंतर्गत कि वास्तव में ये चीज़ क्या होती है। तो क्रमित युग्मों के अंतर्गत हम लोग सक्सेसर जो नेचुरल नंबर के अंतर्गत हम लोग दो चीज़ को देखते हैं, एक सक्सेसर नंबर होता है, दूसरा प्रेडिसेसर नंबर होता है, जिसको आप लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं भाई, परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती संख्या मतलब जो बाद में आने वाली संख्या, पूर्ववर्ती संख्या मतलब जो पहले आने वाली संख्या होता है। तो नेचुरल नंबर के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपकी आती है। तो चलिए इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका 4 इज बिलोंग्स टू वाई, देखिए यहाँ पर ये दोनों है, 4 इज बिलोंग्स टू वाई है यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपका देखिए ये जो आपका 2 है ये दोनों के जोड़े में आ रहा है यहाँ पर, चूँकि 2 अवयव 2 4 के साथ है के साथ उपस्थित है, उपस्थित है, भिन्न भिन्न नहीं। देखिए यहाँ पर भी है 2 के साथ, यहाँ पर 4 के साथ है, दोनों में ये सम्मिलित है, देखिए ठीक है। तो यहाँ पर भी क्रमित युग्म का जोड़ा नहीं बन रहा है क्योंकि ये भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए R इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2,2 now 2,4 now 3,3 now 4,4 ये भी आपका फलन नहीं है, फलन नहीं है। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या चीज़ दिया गया था? हमारे पास चीज़ दिया गया था कि R इक्वल टू 2,2 2,4 3,3 4,4 2,2 2,4 3,3 4,4 इस तरीके से दिया गया था। कोई भी R पर जो भी रियल नंबर पर आधारित है आप लोगों का, तो फंक्शन से रिलेटेड इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन के बेस में ये था। क्लियर, तो ये था हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट के सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ थर्ड नंबर, थर्ड नंबर के बेस में हम लोग देखते हैं। चलिए इस चीज़ को R इक्वल टू दिया गया है हमारे पास, तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। SOLVE.solve। जितने भी नोट कॉपी बनाए हैं नोट डाउन करते हुए चलेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नोट डाउन करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होते जाएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जितना, क्योंकि मैथमेटिक्स तक अगर नहीं लिखोगे भाई तो किसको लिखोगे? अगर मैथ्स चीज़ को आप लोग नहीं लिख पाओगे तो फिर तो दिक्कत है भाई सॉल्व करने में। क्लियर, इसलिए वीडियो को देखते देखते आप लोग को, इस वीडियो को देखते देखते आप लोग को क्वेश्चन को भी बनाना है, साथ में लिखते जाना है। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। नोट्स बना करके चलिए, ठीक है, आपको नोट्स बनाओगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। दिया है, बातें तो नहीं है, अभी दिवाली नहीं आया है भाई। R इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में दिया है स्मॉल ब्रैकेट 1,2 2,3। देखिए क्रमित युग्म में बढ़ते जा रहा है। 3,4 4,5 5,6 6,7। देखिए यहाँ पर देखिए क्रमित युग्म में बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर x और y, x और y का भिन्न भिन्न अवयव है, भिन्न भिन्न अवयव है, x और y का भिन्न भिन्न अवयव है। इसलिए R इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6 6,7 आपका फलन है, क्योंकि इसका जो x और y का जो अवयव है वह भिन्न भिन्न है। जब भिन्न भिन्न रहता है तो वह फलन होता है, और जब भिन्न भिन्न नहीं रहता है तो वह फलन नहीं होता है। तो ये था आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो इस चीज़ में आप लोगों को फलन किस तरीके से पहचान करना है,
कौन फलन है कौन फलन नहीं है आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है, कि किस किस क्वेश्चन में फलन का अंतर्गत आएगा, कौन कौन फलन के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली जो भी नॉर्मल वीडियो है उसको आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों का वीडियो लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल नॉलेज के रूप में इसको प्रोवाइड किए हैं क्वेश्चन मतलब ये हम लोगों का चैप्टर 3 जो फंक्शन है, फंक्शन से रिलेटेड हम लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको हम लोग प्रोवाइड किए, तो उसको आप लोग देखोगे, जितना ज़्यादा देखोगे आपके लिए है वो बेनिफिट होगा। क्लियर। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग फटाफट 1 बाय 1 करके इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। माना x इक्वल टू 1 2 3 4 5 y इक्वल टू 2 3 6 संबंध f x से y में f इक्वल टू इतना दर परिभाषित है, तो x से y में एक फलन नहीं है, कारण बताइए। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। सॉल्व पहला दिया माना x इक्वल टू ना, तो चलिए हमारे पास दिया है x इक्वल टू दिया है कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा y इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 2 3 6, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है हमारे पास फंक्शन f इक्वल टू दिया गया है कर्ली ब्रैकेट 1 2, उसके बाद 3 2, उसके बाद दिया गया है 4 6, उसके बाद दिया गया है 5 2। ये आपका द्वारा परिभाषित x से y में एक फलन नहीं है, x y में एक फलन नहीं है, एक फलन नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहाँ का जो अवयव है ये क्रमिक युग्म के अंतर्गत नहीं आ रहा है, 1 2 है फिर 2 3 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्रमिक युग्म के अंतर्गत नहीं आ रहा है, ठीक है। तो f के अंतर्गत x और y का, f के अंतर्गत x व y का अवयव क्रमिक युग्म में नहीं है, इसलिए यह x से y में एक फलन नहीं है, ये रहेगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत हमारे पास जो गिवन नंबर था वो क्या था, माना x इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4 5। क्लियर। x इक्वल टू क्या दिया गया है हमारे पास 1 दिया गया है, 1 के बाद हमारे पास 2 दिया गया है, 2 के बाद हमारे पास 3 दिया गया है, 3 के बाद हमारे पास 4 दिया गया है, फिर 5 y इक्वल टू दिया गया है 2 3 6। संबंध f x से y में f इक्वल टू 1 2 3 2 4 6 5 2 द्वारा परिभाषित है। x से y में एक फलन नहीं है, तो कारण बताइए। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास x के जो डाटा गिवन है उस डाटा गिवन को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। नाउ y इक्वल टू हो जाएगा 2 3 6, f इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 2 और 4 6 5 2 हो जाएगा। तो x y में एक फलन नहीं है, तो f के अंतर्गत x व y का अवयव क्रमिक युग्म में नहीं है, इसलिए यहाँ x से y में एक फलन नहीं है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग कवर अप करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, माना f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब 0 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन 2। नाउ सेकंड कंडीशन इज 2x जब 2 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन 5। नाउ gx इक्वल टू x जब 0 इज लेस देन इक्वल देन x
इज x बिलोंग करेगा 0 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन 3। जब 2x जब बिलोंग करेगा x 3 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन 5। परंतु दर्शाइए कि फलन f है परंतु g नहीं, f फलन है परंतु g नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं भाई। इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो दिया है जीरो इज लेस देन इक्वल देन एक्स इज लेस देन इक्वल देन 2, ठीक है। और दूसरा दिया है 2 इज लेस देन इक्वल देन एक्स इज लेस देन इक्वल देन 5। तो पहला इसके लिए देखते हैं एक्स स्क्वायर के लिए। एक्स स्क्वायर के लिए देखेंगे तो ये क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए और 2। तो यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4। चलिए यहाँ रख देते हैं आप, ये कितना होना चाहिए 5 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2x रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 × 5 इक्वल हो जाएगा 5 2 10। ये पहला कंडीशन का हो गया 4 और 10 का, ठीक है। तो fx के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 0 के बेस में भी देख रहे हैं तो ठीक है, तो 0 उसके बाद कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 आएगा फिर 1 आएगा फिर 2 आएगा, ठीक है। तो 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब 0 का स्क्वायर 0। जब हम लोग 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1। जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल टू आ जाएगा 4, ठीक है। ये तो आपका पहला कंडीशन के रूप में हो गया। जब 2 यहाँ पर है मतलब इसके अंतर्गत में कितना हो जा रहा है 2 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, तब कितना हो जाएगा 2x 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा आपका 4। यहाँ पर रखना है तो कितना हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा और 4 8 हो जाएगा और 5 10 हो जाएगा। तो गुना के रूप में है, देखिए आ रहा है ना, इसलिए ये आपका फलन है। ये 0 0 1 का 1 2 का 4, ये भी दो गुना के रूप में है। 0 तो 0 1 तो 1 2 तो 4, ठीक है। इसलिए ये आपका फलन है, fx आपका फलन है, ठीक है। अब gx को देखते हैं, gx आपका है या नहीं। तो gx के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कितना दिया है, x जब दिया है और इसमें बोल रहा है ये 0 भी होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ये पहला 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा। उसके बाद 2x है तो कहाँ 0 में 0 है और 1 में 1 है और 2 में 2 है और 3 में 3 है, ठीक है। इसलिए यह फलन नहीं है, फलन नहीं है, ठीक है। क्रमिक त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आ रहा, इसलिए fx आपका फलन है और gx आपका फलन नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि f इक्वल टू 1 1 2 3 3 5 4 7 z में fx x प्लस b द्वारा परिभाषित फलन जहाँ a b पूर्णांक है तो b का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। चलिए तो पहला सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। पहला दिया है fx इक्वल टू ax प्लस b, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब f1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ax प्लस b इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका a1 प्लस b इक्वल टू 1। तब की स्थिति में यह हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 ये है।
ठीक है, हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है कि यदि f इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7 जेड में एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी द्वारा परिभाषित फलन है जहाँ ए बी पूर्णांक है, ए और बी ज्ञात कीजिए। तो दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, एफ वन इक्वल टू 1, एक्स प्लस बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हो जाएगा ए वन प्लस बी इक्वल टू 1, ए प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलिए सेकंड के लिए देखते हैं। दूसरा F2, इसके लिए देखते हैं। F2 के लिए देखेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा A2 हो जाएगा प्लस B इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 2A प्लस B इक्वल टू 3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं समीकरण A2 व 3 से देखते हैं हम लोग। समीकरण 2 व 3 से देखिए, समीकरण 2 व 3 से हम लोग देखते हैं। तो कितना दिया है हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 1, यहाँ पर दिया है 2a प्लस बी इक्वल टू दिया है आपका 3। चलिए घटा देते हैं। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस से बचेगा, बड़ी संख्या है तो ये तो आपका कट जाएगा, इससे -2 बचेगा। ठीक है, तो a का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। a का वैल्यू 2 आ गया तो a के मान को समीकरण 3 में रखने पर, a के मान को, तो हमारे पास है 2 गुणित a का वैल्यू कितना है 2 प्लस b हो जाएगा इक्वल टू 3। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 प्लस b इक्वल टू 3। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 माइनस 4, तो b का वैल्यू आ जाएगा आपका -1। ये b का वैल्यू हो गया, a का वैल्यू कितना आ गया है 2। ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन के बेस में हम लोगों के पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन के बेस में हम लोगों के पास ये दिया गया है, यदि f इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7 जेड से जेड में कोई इंटीजर नंबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी द्वारा परिभाषित फलन है जहां ए बी पूर्णांक है, ए और बी ज्ञात कीजिए। तो दिया है एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स प्लस बी, ए हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो f1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, एक्स प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, a1 प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 1। तो a1 जा a हो जाएगा प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 1 ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। f2 इक्वल टू 3 है तो a2 प्लस बी इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2a प्लस बी इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब समीकरण 2 व 3 से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से हम इस चीज़ को देखेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 में 3 को घटाने पर तो ये -2a हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं घटाने पर, -2a में जाएगा तो -a बचेगा, -3 में +1 जाएगा तो -2 बचेगा, दोनों साइड से माइनस माइनस कट गया, a का वैल्यू आ गया 2। अब a के मान को समीकरण 3 में रखते हैं तो 3 में यहाँ पर है 2a प्लस बी इक्वल टू 3, तो a की जगह में यहाँ पर 2 आ गया, 2 2 4 प्लस बी प्लस 3, 4 प्लस बी इक्वल टू 3, बी की वैल्यू 3 माइनस 4 इक्वल टू बी की वैल्यू हो गए -1। ये रहेगा आपको 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 5th नंबर की तरफ। यदि Q इंटू जेड का उप समुच्चय एफ एफ एम बाय एन m such that m s belongs to z और n s belongs to z, n is not equal to 0 द्वारा परिभाषित है, क्या f Q से z में फलन है अथवा नहीं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कवर अप करते हैं। तो चलिए तो दिया है हमारे पास दिया है एफ खली ब्रैकेट के अंतर्गत हमारे पास दिया है m बाय एन एम एस सच दैट एम एस बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, और सेकेंड चीज़ दिया है एन एस बिलोंग्स टू जेड
जहाँ पर n इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 0 थोड़ी आएगा यार। चलिए परिभाषित है क्या f क्यों से z में फलन है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, यदि क्यों जो कि z का उपसमुच्चय है तो क्या m इज बिलोंग्स टू z है, तो द्वारा परिभाषित है, तो f क्यों से z में फलन है तो यहाँ पर रहेगा, क्योंकि f के रूप में आपका फलन है। ठीक है, चूँकि f पर फलन है तथा क्यों z का एक उपसमुच्चय है, इसलिए f क्यों से z में फलन है। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो ये था आप लोगों का 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित फलनों को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में निरूपित कीजिए तथा उनके परिसर ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। f सच दैट a जो कि r पर परिभाषित है, तो f(x) इक्वल टू दिया है x+1 x² + 1 है ना, ये आप लोगों का x² + 1 है। क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़े रहोगे तो आपको याद ही रहता है। तो f सच दैट a जो कि r पर परिभाषित है, f(x) इक्वल टू x² + 1, जहाँ a इक्वल टू दिया है -1 0 2 4। तो चलिए रखते हैं पहला हमारे पास दिया है f(x) इक्वल टू दिया है x² + 1। तो a इक्वल टू हमारे पास दिया गया है -1 0 2 4। तो चलिए x इक्वल टू हम लोग रखते हैं -1, देन यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर + 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। दूसरा x इक्वल टू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर + 1 इक्वल टू हो जाएगा 0 + 1 इक्वल टू 1। नाउ थर्ड x इक्वल टू हम लोग रखते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 1 इक्वल टू हो जाएगा 4 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 5। नाउ x इक्वल टू हम लोग रखते हैं 4, पहला -1 रखे, फिर 0 रखे, फिर 2 रखे, फिर 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर + 1 इक्वल टू 4 4 + 16 + 1 इक्वल टू 17। तो इसका क्रमित युग्म आपका इस तरीके से आ जाएगा। जो भी परिसर ज्ञात करोगे तो -1 2 आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा और 4 17 आ जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर। कब की स्थिति में, जब हमारे पास निम्नलिखित फलनों के क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में निरूपित कीजिए तथा उनके परिसर की गणना कीजिए। ये आपका 6 का 1st नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग g(x) के लिए। ठीक है, g(x) के लिए हम लोग देखते हैं। जब g सच दैट a जो कि n पर परिभाषित है, g(x) इक्वल टू 2x दिया, जहाँ पर a इक्वल टू x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ पर x बिलोंग करेगा लेस देन इक्वल देन 10 तक। सॉल्व करते हैं। दिया है g(x) इक्वल टू 2x हमारे पास दिया है, जहाँ x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, जहाँ पर x इज लेस देन इक्वल देन 10। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ जाएगा आप लोगों का, नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 10 के बराबर बोला है ना, इसलिए 10 तक जाएगा। तो चलिए पहला g(x) इक्वल टू है हमारे पास 2x, पहला रखते हैं हम लोग x इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर
2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। जब 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। जब 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। जब 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर रखते हैं, 5 तक हो गया, 6 7 8 9 को भी तो रखना है ना। तो x इक्वल टू 6 रखेंगे तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 हो जाएगा। x इक्वल टू 7 रखेंगे तो 2 7 ज़ा हो जाएगा 14। नाउ x इक्वल टू हम लोग रखेंगे 8, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8 इक्वल टू हो जाएगा 8 2 ज़ा 16। और x इक्वल टू 9 रखेंगे तो 2 इंटू 9 9 2 ज़ा हो जाएगा आपका 18। और x इक्वल टू 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 10 ज़ा 20। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10 6 12 7 14 8 16 9 18 10 20, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर। जब g इज सच दैट a की जो इन पर g x इक्वल टू एक्स, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू n, जहाँ पर एक्स इज लेस देन रहेगा, इक्वल देन रहेगा आपका 10 के बेस पे, ये चीज़ आपका रहेगा। तो क्लियर। चलिए अब यहाँ पर जो बिलोंग्स टू दिया है आपको नेचुरल नंबर को लेकर के, तो नेचुरल नंबर को लेकर के दिया है, उस चीज़ को आप लोग देखते जाओगे ना, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास जो भी पॉजिटिव नंबर रहता है, पॉजिटिव नंबर के बेस से हम लोगों के पास जो गिनती वाले क्रम होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो भी हमारे पास है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी कितनी होती है, 1 होती है। उसी प्रकार सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है आपकी 0। तो उसी प्रकार जब भी ये बिलोंग्स टू वाला रहेगा, जैसे कि यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है n पर, तो इस चीज़ को आप लोगों को जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर मैं उस कल के बेसिक फंडामेंटल नॉलेज में ये चीज़ तो बताया था कि अगर आपका x बिलोंग करता है आपका नेचुरल नंबर पर, x बिलोंग कर रहा है आपके होल नंबर पर, या x बिलोंग कर रहा है आपके इंटीजर नंबर पर i या z पर, x बिलोंग कर रहा है आपके q पर रैशनल नंबर पर, x बिलोंग कर रहा है आपके s पर इरेशनल नंबर पर, x बिलोंग कर रहा है आपके कोई भी रियल नंबर पर। तो इस चीज़ को आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। जितने ज़्यादा आप लोग जानोगे उतना ही आपके लिए ये बेनिफिट होते जाएगा। क्लियर। तो नेचुरल नंबर के लिए क्या होता है, होल नंबर के लिए क्या होता है, इंटीजर नंबर के लिए क्या होता है, रेशनल नंबर के लिए क्या होता है, इरेशनल नंबर के लिए क्या होता है, तो इसका बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होना बहुत ही जरूरी। अगर ये आपका ये जो आपका एक्स होता है, जो चर राशि होता है, जो भी वेरिएबल होता है जिसका मान बदलते रहता है, जैसे यहाँ पर बदल गया है, देखो यहाँ पर जब 1 रखे तो इसका वैल्यू 2 आ गया, जब 2 रखे तो 4 आ गया, जब 3 रखे तो 6 आ गया, जब 4 रखे तो 8 आ गया, जब 5 रखे तो 10 आ गया, जब 6 रखे तो 12 आ गया, जब 7 रखे तो 14 आ गया, जब 8 रखे तो 16 आ गया, जब 9 रखे तो 18 आ गया, जब 10 रखे तो 20 आ गया। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा मतलब चर राशि का मान क्या होता है, बदलते जाता है। अगर 1 रखोगे तो कुछ अलग आता है, 2 रखोगे तो कुछ अलग आता है, 3 रखोगे तो कुछ अलग आता है, 4 रखोगे तो कुछ अलग आता है, 5 रखोगे, 6 रखोगे, 7 रखोगे, 8 रखोगे, इस तरीके से ये आपका बढ़ते हुए क्रम में चलते जाता है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आपका जो एक्स है वो नेचुरल नंबर पर बिलोंग कर रहा है, कि होल नंबर पर बिलोंग कर रहा है, कि इंटीजर नंबर पर बिलोंग कर रहा है, आई या जेड पर बिलोंग कर रहा है, कि रेशनल नंबर पर बिलोंग कर रहा है, कि इरेशनल नंबर पर बिलोंग कर रहा है, कि रियल नंबर पर बिलोंग कर रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आ गया 7 नंबर क्वेश्चन। माना एफ सच दैट आर जो कि आर पर परिभाषित है, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 द्वारा परिभाषित है। ज्ञात कीजिए एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 14, 5 और 71 का पूर्व प्रतिबिंब के अंतर्गत 5 और 71 के अंतर्गत, इस तरीके से है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो इसके अंतर्गत आप लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, जो भी रियल नंबर से है, जो भी फंक्शन के अंतर्गत आप लोगों का जो रियल नंबर है, रियल नंबर के अंतर्गत आपका सभी संख्याएं आते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को 2 चीज़ बताया था उस दिन, ये बताया था कि आपका जो रियल नंबर होता है भाई, आपका जो रियल नंबर होता है आगे, जो उसको मैं 1 बाय 1 करके यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि जो आपका रियल नंबर होता है
इस तरीके से डिपेंडेबल रहता है कि उसको आप लोग इस तरीके से बता सकते हो। जैसा कि यहाँ पर मैं 1 बाय 1 करके इस चीज़ को बता रहा हूँ। जो आपका रियल नंबर है भाई, उसको मैं इस सर्कल के माध्यम से आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ, जिसको मैं बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के रूप में आप लोगों को बताया था। तो ये भाई साहब जिसको हम लोग n बोलते हैं, ये भाई साहब जिसको हम लोग w बोलते हैं, ये भाई साहब जिसको हम लोग z बोलते हैं, ये भाई साहब जिसको हम लोग q बोलते हैं। क्लियर? इस पर फोकस कीजिए क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। अगर इसको एक बार जान गए तो आपको आगे की क्लास में भी बहुत सारी दिक्कत जो आने वाली है उस दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर? तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या है आप लोगों का, नेचुरल नंबर के अंतर्गत आपके पास ये चीज़ आता है। नेचुरल नंबर के अंतर्गत आपका ये चीज़ आता है, क्या आता है, 1 2 3 4 5। अब w है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, 0 शामिल कर लेते हैं तो 0 आ जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ पर 5। z है, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव नंबर से लेकर के आपका पॉजिटिव नंबर तक ये आता है। ठीक है, +1 +2 +3, हालांकि प्लस नहीं लिखोगे तो फिर भी चलेगा। क्यों? जिसमें रेशनल नंबर होता है जो कि बट्टे के फेस कट के रूप में रहता है, जो आपके बट्टे के फेस कट के रूप में रहता है। जैसे कि 1/2, 0 को भी लिख सकते हो, 0/1 लिख सकते हो, इसको -7/6 से लिख सकते हो, 5/7 लिख सकते हो, 9/8 लिख सकते हो, 11/12 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 2 3 4 5 6 7, ये सब आपके परमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। क्लियर? इसके बाद एक और छोटा सा आपका होता है, यहाँ पर एक और रहता है आप लोगों का इस तरीके से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, जिसको एस से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, जिसमें आपका √2 रहता है, √3 रहता है, √5 7, जिसका स्क्वायर रूट नहीं रहता है। इन दोनों को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं भाई, रियल नंबर। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। इतने जो संख्याएं हैं वो परमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। मतलब देखिए, परमेय संख्या के अंतर्गत में आपका नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, इंटीजर नंबर भी आ गया। ठीक है, लेकिन आपका ये प्राकृतिक संख्या आपका अपरमेय संख्या नहीं होता, इस कारण से इसको अलग से कॉलम में इसको हम लोग कर दिए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, और सभी पूर्ण संख्याएं आपके पूर्णांक संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं आपके परमेय संख्या होती है ना, अल्टरनेट चल रहे हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्याएं होती है, और सभी प्राकृतिक संख्याएं आपके वास्तविक संख्याएं होती है। उसके बाद सभी पूर्ण संख्याएं आपके पूर्णांक संख्याएं होती है, सभी पूर्ण संख्याएं परमेय संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं आपके रियल नंबर होते हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं आपके परमेय संख्या होते हैं, और सभी पूर्णांक संख्या आपके रियल नंबर होते हैं, सभी परमेय संख्या आपके रियल नंबर है। ठीक है, उल्टा हम लोग चलते हैं कि सभी होल नंबर, सभी पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर, देखिए 0 है, 0 इसमें नहीं आया, मतलब पूर्ण संख्या नहीं होगा। उसी तरह सभी पूर्णांक संख्याएं नेचुरल नंबर नहीं होती, सभी पूर्ण संख्याएं भी नहीं होती, हाँ, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या आपकी होती है। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। सॉल्व के माध्यम से हमारे पास जो दिया है, देखिए, एफ सच दैट आर में दिया गया है आपका, जो कि आर पर परिभाषित है। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है आपका 3x + 2। ये दिया गया एफ एक्स इक्वल टू 3x + 2। अब कंडीशन अप्लाई किया है, तो पहला कंडीशन को हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। पहला कंडीशन दिया x सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 14। ठीक है, पहला दिया गया है x सच दैट f फलन पर, जहाँ पर x इक्वल टू दिया गया है आपका 14। चलिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 14, एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 14। एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है 3x + 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x + 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 14। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू हो जाएगा
14 माइनस 2। यहाँ पर चेंजिंग रूल आप लोगों को बताया था। चेंजिंग रूल में क्या होता है, प्लस माइनस में जाता है, माइनस आपके प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है और डिवाइड आपके मल्टीप्लाई में जाता है। ये आपका चेंजिंग रूल है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। एक्स का वैल्यू 4 आ गया यहाँ पर। देखिए एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। कब की स्थिति में, जब एफ सच दैट आर जो कि आर पर परिभाषित है एफ एक्स इक्वल टू 3x + 2 द्वारा परिभाषित है, तो ज्ञात कीजिए। तो एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 14 है। तो हमारे पास गिवन में था कि एफ आर जो कि आर पर परिभाषित है एफ एक्स इक्वल टू 3x + 2 दिया गया है, 3x + 2 दिया गया है। तो यहाँ पर एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 14 है। तो एफ एक्स इक्वल टू 14, तो 3x + 2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 14। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 2, तो 3x का वैल्यू हो जाएगा 12 और x का वैल्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा तो 12/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अब सेकेंड 5 और 71 का पूर्व प्रतिबिंब के अंतर्गत आपको इस चीज़ को भी ज्ञात करनी है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए 5 और 71 का पूर्व प्रतिबिंब के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी दिया गया है, दूसरा कर देखते हैं 5 के लिए। ठीक है, चूँकि एफ सच दैट आर जो कि आर पर परिभाषित है एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 3x + 2 दिया गया है। तो 5 के प्रतिबिंब के लिए 5 के प्रतिबिंब के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5। अब एफ एक्स का वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी फलन से रिलेटेड था, पहला में हम लोग देखें कि एफ सच दैट एक्स जो कि एफ एक्स इक्वल टू 14 था, तो 3x + 2 को हम लोग 14 के साथ तुलना किए। फिर 3x + 2 इक्वल टू 14 हो गया, 3x इक्वल टू 14 माइनस 2 हो गया, तो 3x का वैल्यू आ गया 12, फिर x का वैल्यू आ गया 4 डिवाइड किए। तो उसी तरीके से ये जो 5 वाला प्रतिबिंब है, इस क्वेश्चन को भी हम इसके बेस पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे कितना हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2 इक्वल टू 5। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2। 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 3/3। ये आपका आंसर के बेस पर रहेगा। क्लियर। कब की स्थिति में, जब एफ आर जो आर पर परिभाषित है एफ एक्स इक्वल टू 3x + 2 है, जो कि 5 के प्रतिबिंब के लिए है। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर आपका 5 हो गया। तो 3x + 2 इक्वल टू कितना है 5, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2, तो यहाँ पर 3x इक्वल टू 3 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/3, तो x का वैल्यू हो गया यहाँ पर आपका 1। चलिए तीसरा चीज़ क्या बताया है कि 5 और 71 का पूर्व प्रतिबिंब, यहाँ पर बताया 5 और 71 का पूर्व प्रतिबिंब। अब 71 को लेकर के हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, 5 पहला 14 को तो लेकर बता दिया, 5 को लेकर के ही बता दिया, अब आपको 71 को लेकर के बताना पड़ेगा। इस तरीके से आपका नेचुरल था, ये आपका होल था, ये आपका इंटीजर था, ये आपका रेशनल था। तो 71 को लेकर के भी आप यहाँ पर आप इस चीज़ को हम लोग करेंगे। चलिए, तो इसके बाद हम लोग 71 के लिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर चलिए कितना हो जाएगा, थर्ड नंबर एफ आर जो कि आर पर परिभाषित है, जहाँ एफ एक्स इक्वल टू था आपका 3x + 2। क्लियर। तो जहाँ पर हमको 71 का प्रतिबिंब ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 71, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 71। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जो एफ एक्स का वैल्यू है उसको आपको तुलना करके लेकर के चलते हुए चलना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू 71 माइनस 2, 3x इक्वल टू हो जाएगा 69, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 69/3, x का वैल्यू हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा, x का वैल्यू हो जाएगा 23। ठीक है, तो पहला हम लोग कंडीशन के रूप में देखे थे, पहला देखे थे 3x प्लस 2 इक्वल टू 14 के बेस पे देखे थे। दूसरा 3x प्लस 2 5 के बेस पे देखे थे। तीसरा 3x प्लस 2 इक्वल टू 71। ये तीन कंडीशन हम लोग 1 बाय 1 करके देखे हैं। ठीक है, ये पहला कंडीशन में हम लोग देखे थे, ये आपका पहला कंडीशन, ये आपका सेकेंड कंडीशन, ये आपका थर्ड कंडीशन। तो इस कंडीशन में जो x का वैल्यू आया था, x का जो यहाँ पर वैल्यू आया था वो x इक्वल टू कितना आया था आपका 4 आया था। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया था 1 आया था, यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया था 23 आया था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन के बेस पे है। ठीक है, क्वेश्चन के बेस पे आपको 1 बाय 1 करके सॉल्व किए थे, इस चीज़ को हम लोग देखे थे। तो फंक्शन पर आधारित जो भी रियल नंबर से रहेगा ये तो नेचुरल नंबर के बेस पे रहेगा, नेचुरल नंबर के बेस में मतलब गिनती वाले संख्या रहेगा। ये तो आपका जो पूरा संख्या रहेगा 0 से सम्मिलित रहेगा, ये तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहेगा, और आगे बढ़ते हुए जाएगा। इंटीजर नंबर रहेगा तो उसके अंतर्गत आपका पॉजिटिव नंबर भी रहेगा, नेगेटिव नंबर भी रहेगा, जीरो भी रहेगा। अब इसमें देखना पड़ेगा कि आपके पॉजिटिव नंबर में रहेगा तो पॉजिटिव नंबर कहाँ तक है आपका, नेगेटिव नंबर कहाँ तक है, जीरो भी किसके अंतराल में आ रहा है, इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माना n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और n पर परिभाषित एक संबंध है f इस प्रकार है कि f x to x is such that x belongs to नेचुरल नंबर। क्या f n से n एक फलन, यदि हाँ तो f का परास ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ही बोल रहे, देखिए माना n एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या होगा ही भाई, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर है इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब नेचुरल नंबर आप लोगों का इस तरीके से है, जैसे कि यहाँ पर मैं बताया था, नेचुरल नंबर आप लोगों का इस तरीके से है। जब हम लोग यहाँ पर बता रहे थे कि नेचुरल नंबर आपका ये है कि ये आपका नेचुरल नंबर, इसका बार बार बताने का पर्पस ये है कि आपके माइंड में सेट हो जाए भाई, जिसको n से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 ये है। अब बोल ये रहा है कि माना n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, माना n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का आपका क्या है समुच्चय है, और n पर परिभाषित है, और n पर परिभाषित है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं पर क्या है आपका परिभाषित है। तो इस प्रकार है कि मतलब f फलन आपका फंक्शन इस प्रकार है कि आपको ये बताना है, क्या बताना है कि f इक्वल टू एक्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, जहाँ पर f n से n एक फलन है, यदि हाँ तो f का परास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा चूँकि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, चूँकि n प्राकृतिक संख्याओं का
समुच्चय है और n पर परिभाषित n पर f इस प्रकार परिभाषित है कि f इक्वल टू x टू x सच दैट जहाँ पर x बिलोंग करे नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर आपको रखना है। मतलब ये तो 1 रखो, या 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चूंकि n एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, n आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और n पर परिभाषित f इस प्रकार परिभाषित है कि f इक्वल टू x, 2x है, जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है आपके कोई भी नेचुरल नंबर के अंतर्गत। तो नेचुरल नंबर के अंतर्गत आपका क्या आता है, जिसको जो कि गणना के रूप में आता है, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग जिसका स्टार्टिंग 1 से होता है, 2 आता है, फिर 3 आता है, क्रमिक युग्म के साथ क्रम से आने वाला क्रमागत संख्या 4, 5 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये 1 बाय 1 कर करके ये बढ़ते जाता है। तो इस चीज़ में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं, देन 2, x इक्वल टू 2 रखते हैं, एंड 2 2 या 4, x इक्वल टू 3 रखते हैं, 2 3 जा 6, x इक्वल टू 4 रखते हैं, 2 4 जा 8, x इक्वल टू 5 रखते हैं, 2 5 जा 10। ये देखिए ये बढ़ते जा रहा है। तो क्या f n से n एक फलन है? यदि हाँ तो f का परास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर f इक्वल टू कितना हो जाएगा? जब 1 है तो 2 है, 2 है तो 4 है, और 3 है तो 6 है, 4 है तो 8 है, 5 है तो 10 है, इस तरीके से। तो ये आपका तो प्रास इस तरीके से आ गया, 2 4 6 8, ये प्रास के बेस में आ गए यहाँ पर। ठीक है। और क्या m n से n तक एक फलन है? हाँ, तो यह n से n तक आपका फलन है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका f है वो x और 2x है, जहाँ पर सच दैट x इज बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर रहता है तो नेचुरल नंबर की शुरुआत आपकी 1 से होती है, तो 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, 6 7, इस तरीके से ये बढ़ते जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला था कि माना n प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है और इन पर परिभाषित संबंध f इस प्रकार है कि f x 2x सच दैट x बिलोंग्स टू n, जहाँ पर क्या f n से n एक फलन है? यदि हाँ तो f का परास ज्ञात कीजिए। तो चूँकि n प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, जहाँ पर नेचुरल नंबर आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के रूप में आएगा, तो 1 रहेगा तो 2 आएगा, 2 तो 4, 3 तो 6, 4 तो 8, 5 तो 10, इस तरीके से रहेगा। तो ये आपका परास के रूप में आ जाएगा। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर? तो बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। इससे पहले अगर वीडियो को आपको देखना है तो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को देख लीजिए। बेसिक फंडामेंटल नॉलेज में आप लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर पर आधारित वीडियो को देखिए। उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद से देखेंगे अगला वीडियो में। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।